खर्चा पानी इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। क्या हुआ? गाड़ी ज्यादा बड़ी है? गाड़ी? अरे काश मुझ में ये सोफा पुश करने की ताकत होती। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है, साथ में फ्रेम में है अंशुमान जी। ये है खर्चा पानी। अंशुमान जी, कुछ दिनों पहले हमने रिटेल इन्फ्लेशन पे बातचीत की थी। होलसेल इन्फ्लेशन का भी आंकड़ा आ चुका है और हम आज उस पर बातचीत करेंगे। जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली 28 तारीख को। हाँ, अक्टूबर के बाद। हाँ, अक्टूबर की बहुत सारी अपेक्षाएं बन चुकी हैं इस दौरान। अक्टूबर की उस तूफानी बैठक के बाद जिसमें केंद्र और राज्य लड़ लिए थे कंपेंसेशन को लेके, उसके बाद फिर जीएसटी काउंसिल वापस लौटी नहीं मिलने के लिए अक्टूबर के बाद से। हाँ, तो वो पूरा मसला बचा हुआ है और उसके अलावा वैक्सीनेशन और इन सब चीज़ों पर हम लोग अपनी बातचीत आज केंद्रित करेंगे। और अंशुमान जी, आगे शुरुआत करते हैं, हम लोग वैक्सीनेशन से ही बातचीत की शुरुआत करते हैं। वैक्सीनेशन शुरू हुआ देश में, लगा कि केंद्र सरकार ही वैक्सीन की राशनिंग करेगी, राज्यों को बांटेगी, तमाम चीज़ें होंगी, इस तरह से ये एक कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन केंद्र सरकार ने एक समय पे आकर, ये जब अप्रैल का समय जब आया तो 21 में केंद्र सरकार ने कहा कि साहब हम अपना अलग खरीदेंगे और राज्य अपना अलग खरीदें, प्राइवेट अस्पताल अपना अलग, और जितना बचेगा उसका आधा हिस्सा हम खरीद लेंगे। और उस पर कैविएट ये भी लग गया कि राज्यों को कितना खरीदना है, इस पर भी, राज्यों को सप्लाई कितनी जानी, इस पर भी केंद्र सरकार ने अपना वो छल्ला जोड़ दिया था। अब इन सब चीजों के बीच में राज्यों का बजट जो है गड़बड़ होना तय माना जा रहा था। मुझे याद है कि एक बार हमने शायद चर्चा भी की थी इस पे कि राज्यों के बजट गड़बड़ाने की खबरें आने लगेंगी, और वो होने लगा। राज्यों के बजट गड़बड़ाने लगेंगे। राज्यों के पास राज्य अपना बजट जो है वैक्सीनेशन का, वो कैसे मीट करेंगे, अब यहाँ पे सवाल है। क्या बजट कट करेंगे, दूसरे जरूरी बजट कट करेंगे? क्या राज्य अपने एसेट सेल करेंगे, जो भी थोड़े मोड़े एसेट बचते हैं उनके पास? और क्या उधार उठाएंगे राज्य? मतलब राज्यों की स्थिति वैसे ही बहुत बदतर है, कर्ज में है कई सारे राज्य। टी एस सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ के जो है, उन्होंने तो कह भी दिया है कि इस स्थिति को फ्लैग भी कर दिया है। अंशुमान जी। सिद्धांत, जब सरकार की एक नीति असफल होती है ना, तो ये जैसे साइकिल स्टैंड पर खड़ी हुई साइकिलें नहीं होती हैं कि अगर एक साइकिल गिरे ना तो फिर उसके बाद बहुत सारी साइकिलें पीछे तक गिरती चली जाती हैं। वैक्सीन नीति की तो वैक्सीन की नीति की असफलता का लगभग वैसा ही चेन रिएक्शन हमको दिखाई दे रहा है। पहले केंद्र सरकार की वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसी पटरी से उतर गई, फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी पटरी से उतर गई, फिर डोमेस्टिक कैपेसिटी क्रिएट करने की पॉलिसी लड़खड़ा गई, फिर उसके बाद बांटने की पॉलिसी लड़खड़ा गई और सरकार ने सब कुछ राज्यों पर छोड़ दिया। राज्य दूसरी उलझन में थे, क्योंकि राज्यों ने, जो राज्य चुनाव की तरफ जाने वाले हैं उनके लिए तो ये आखिरी उम्मीद है कि वो जीतने के लिए फ्री में वैक्सीन दें, तो उन्होंने आगे लपक कर फ्री वैक्सीन की घोषणा कर दी अपने लोगों के लिए 18 से 44 साल की उम्र वालों के लिए, 45 साल से ऊपर वालों के लिए। तो केंद्र सरकार ने वैक्सीन भी खरीद ली है, बजट का इंतजाम भी कर लिया था और बजट में आवंटन कर दिया था। जब एक राज्य ने किया तो दूसरा भी करेगा और तीसरा भी करेगा, तो कुल मिलाकर अब देश के सभी राज्य मुफ्त वैक्सीन देने की घोषणा कर चुके हैं। अब यहां से शुरू होती है वो गिनती, वो समस्या जो राज्यों के बजट पिछले एक साल से बुरी तरह फेस कर रहे हैं। अभी जो मौजूदा गणना है उस हिसाब से राज्यों को करीब करीब 354 अरब रुपए की जरूरत होगी। ये करीब करीब 4.8 बिलियन डॉलर के आसपास का आंकड़ा बनता है। ये वही संख्या है, ये वही 35,000 करोड़ वाली संख्या हो गई है लगभग। वही जो मैंने आपसे कहा था उसी समय, तो ये वही संख्या है और ये आंकड़ा ये आंकलन 18 से 45 साल की आयु वालों के लिए है। हम इसमें वो नहीं शामिल कर रहे हैं जो राज्य सरकार, अभी केंद्र सरकार हो सकता है थोड़े समय बाद बच्चों को भी वैक्सीन बांटने की व्यवस्था शुरू कराए, क्योंकि ट्रायल शुरू हो गए हैं कोवैक्स के। बाकी जगह 18 से 45 साल के लोगों के लिए राज्यों को वैक्सीन बांटनी, दिखाना, प्रचार करना, कह देना और लगवा देना, इनमें दरअसल वास्तव में ये मुहावरे की बात नहीं, जमीन और आसमान का फर्क हमें राज्यों में और केंद्र सरकार की पूरी कोविड प्रबंधन रणनीति में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ दो तरीके की चुनौतियां हैं। राज्य सरकारें 2 लाख करोड़ के कर्ज उठा चुकी हैं पिछले साल। इस साल अभी हमने अपने कार्यक्रम में कल डिस्कस किया कि बॉन्ड मार्केट ने केंद्र सरकार को सस्ता कर देने से मना कर दिया, तो जो राज्य जिनके खजानों का कचूमर निकला हुआ है, ध्वस्त हैं बुरी तरीके से,
कोई रेवेन्यूज नहीं है, सब सारा लॉकडाउन में बंद पड़ा हुआ है पिछले 1 साल से, उनकी साख क्या बची होगी बैंकर्स की निगाह में बाजार में, ये समझा जा सकता है। इन्हें 7% पर, 6% पर, 8% पर भी कोई कर्ज देगा क्या बैंकर इस समय, जब वो केंद्र की सॉवरेन गारंटी को नहीं स्वीकार कर रहा है? तो ये एक अलग चीज है। और अभी और नए घाटे आने वाले, बिजली घरों के घाटे सर पे टंगे खड़े हैं, क्योंकि बिजली घरों के पास बिजली की डिमांड नहीं है, उनके घाटे होंगे, तो वो जो अलग से घाटे हैं। तो अब क्या, अब ये उल्टी गिनती शुरू हुई है, अब कहानी बैकवर्ड कैलकुलेशन की तरफ जाती है। घोषणा तो हो गई कि हम फ्री में बांटेंगे, कहीं कहीं उद्घाटन फीता काट काट कर, फुटकर में केंद्र बना भी दिए गए, बंटवारे के लिए लाइनें भी लगवा दी गई। यहाँ से 2 चुनौतियां हैं। जिनके पास संसाधन या रिसोर्सेज हैं राज्यों के पास, कुछ बेहतर परिस्थिति में, कुछ खराब परिस्थिति में है। जिनके पास बेहतर संसाधन रिसोर्सेज हैं, वो शायद 18 से 45 साल वाले लोगों का वैक्सीन कार्यक्रम तेजी से लागू कर पाएंगे, क्योंकि वो टेंडर भी कर रहे हैं। वो भारत में जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां, उनको एडवांस पेमेंट करके बुकिंग भी कर सकते हैं और वैक्सीन ला भी सकते हैं। पर लाने के साथ उन्हें जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर खर्च करना पड़ेगा, बांटने वालों की सुविधा लेनी पड़ेगी। जैसे कि बहुत सारे राज्यों में स्टाफ नहीं है, वो कोविड में इंगेज है, वैक्सीन नहीं लगा सकता, तो प्राइवेट स्टाफ लिया गया है, प्राइवेट फार्मेसीज को बुलाया गया है, वहां से लोगों को बुलाया गया और उन हेल्थ फैसिलिटीज को मैन करने के लिए बात की गई। दूसरी तरफ वो राज्य होंगे जिनके पास खजाने नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिन्हें बड़े पैमाने पर कर्ज लेना पड़ेगा, जो थोड़े टाइम के बाद आता है, उनके वैक्सीन कार्यक्रम धीमे हो जाएंगे। अब हम एक दूसरी चुनौती की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पूरे भारत में एक पेस से वैक्सीन का कार्यक्रम नहीं चलेगा। जैसा कि आपने अमेरिका में या यूरोप में या बाकी देशों में देखा था कि पूरे देश में एक ही गति से, एक ही रफ्तार से वैक्सीन का कार्यक्रम चलेगा। और इसलिए हमको जो आंकड़े मिलते हैं ना वैक्सीन के, अलग अलग राज्यों में अलग अलग दिखते हैं। ये 2 वजहों से हैं। एक, आर्थिक रूप से चुनौती गहरी है, पैसा नहीं वैक्सीन खरीदने और बांटने के लिए। दूसरा ये कि वैक्सीन बंटवाने का ढांचा बनाने के लिए टेम्परेरी जो पैसा चाहिए वो नहीं है। एसेट सेल जो आपने कहा, अभी तो यहाँ केंद्र का ही, अब हम मई खत्म होने के करीब आ गए, जून तक आ गए हैं, LIC से लेके एयर इंडिया तक सब रखे हुए हैं बाहर सजे हुए, दुकान में सेकंड वेव पे चढ़ गया सारा एसेट मोनेटाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट का रखा है। जिन कंपनियों की प्रॉफिट लाइन, जिन कंपनियों की बैलेंस शीट एस्टेब्लिश्ड है, जिनके पास बिजनेस है, जिनके पास डिमांड है, वो नहीं बिक रहे हैं, तो राज्य सरकारों के PSUs और उनके एसेट्स कौन खरीदने जा रहा है इस मंदी की परिस्थिति में, तो ये पता नहीं। एक चीज इसमें और महत्वपूर्ण है कि कर्ज तो लेंगी ही राज्य सरकारें, कर्ज लेने के बदले वो जो आपको मुफ्त वैक्सीन दे रही हैं, वो कहीं ना कहीं आपसे वसूलेंगी। मुफ्त सिद्धांत सरकारें कुछ नहीं देती, और ये भी बहुत बड़ा भ्रम है जिस पर बार बार अर्थात में और उसमें चर्चा करते हैं कि सरकार कुछ भी मुफ्त नहीं देती। सरकार के पास अपना कुछ होता ही नहीं है। वो जो आपको मुफ्त देती दिखती है, उसके बदले वो कहीं दूसरी जगह से वसूलती है। तो जिन राज्यों ने मुफ्त वैक्सीन देने की बात, हाँ, जिन राज्यों ने मुफ्त वैक्सीन देने की बात कही, उन राज्यों में लैंड के रजिस्ट्रेशन चार्जेस बढ़ जाएंगे, उनमें टोल बढ़ जाएगा, उसमें पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ जाएगा, बिजली की दरें बढ़ेंगी, पानी की दरें बढ़ेंगी। यानी आपकी जिंदगी में, आपकी इस जेब में अगर इस माह में मुफ्त वैक्सीन लगेगी तो दूसरी जेब से उसका पैसा निकाला जाएगा। यही सामान्य व्यवस्था है। पर ऐसा करते हुए भी इसकी लागत पूरी नहीं निकल पाएगी। और वो जो कर्ज बड़े पैमाने पर राज्यों ने पिछली बार लिया था और इस साल वो लेंगी, उसका जो ब्याज देनदारी है वो अगले साल, अगले वित्तीय वर्ष से, अगले और उसके बाद के वित्तीय वर्ष से राज्य सरकारों के लिए बड़ी चुनौती बनेगा। लेकिन हम यहाँ ये स्थिति देखने वाले हैं कि अगर केंद्र सरकार ने एक सेंट्रल पूल नहीं बनाया, जो बनाना चाहिए केंद्र सरकार को सारे राज्यों के लिए वैक्सीनेशन की डिमांड का आकलन करके, हम बार बार इस बात को खर्चा पानी और अर्थात में कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को वैक्सीन खरीदने का काम सेंट्रलाइज करना चाहिए, केंद्र सरकार को वैक्सीन की फिनांसिंग का काम सेंट्रलाइज करना चाहिए, और वो पूल बनाकर राज्यों को वैक्सीन एक साथ देनी चाहिए ताकि तेज रफ्तार से वैक्सीन जा सके। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जिस रफ्तार से हिमाचल में या गोवा में वैक्सीन लग जाएगी या महाराष्ट्र में वैक्सीन लग जाएगी, उस रफ्तार से बिहार में, उड़ीसा में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में वैक्सीन नहीं लग पाएगी। और इसलिए हम पूरा देश कोविड की विभीषिका से या खतरे से एक साथ बाहर नहीं आ पाएगा। कुछ राज्य पहले बाहर आ जाएंगे, कुछ राज्य बाद में बाहर आएंगे। हम एक समान को वैक्सीनेशन एक ही स्पीड से पूरे देश में नहीं देखेंगे, जो कि हमारी इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है। और दुनिया के जिन देशों ने वैक्सीनेशन कार्यक्रम को सफलता से लागू किया, उन्होंने पेस बनाई है। ये बड़ा ही ज्यादा दूरगामी प्रेडिक्शन था वो आपका, कि आप किस राज्य में रहते हैं, उस राज्य की हालत से डिसाइड होगा। हालांकि बहुत ज्यादा बहुआयामी बात थी वो, कि आप किस राज्य में रहते हैं इससे डिपेंड करेगा कि आप कितना जल्दी वैक्सीनेट होते हैं। हमने ये बात इसीलिए इस पर चर्चा की थी अर्थात में कि आप किस राज्य में रहते हैं, वहां के हिसाब से तय होगा कि आपको वैक्सीन मिलेगी कि। अब 18 से 44 और 45 साल के से ऊपर के वैक्सीनेशन के स्टेट वाइज डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, बहुत सारे समाचार पत्रों की साइट पर पढ़े, आप देख लीजिए क्या फर्क है।
है। किस राज्य में वैक्सीनेशन तेज है, किस राज्य में वैक्सीनेशन धीमा है, ये उस राज्य के लोगों का ही दुर्भाग्य है कि अगर वो इससे बगल के राज्य में पैदा हुए होते तो शायद उनको जल्दी से वैक्सीनेशन मिल जाता। तो ये चीज लागत से सीधा से बजट का सीधा रिश्ता वैक्सीनेशन की लागत उसके इम्प्लीमेंटेशन से, और अब हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। अगर इस बीच में तीसरी लहर आती है जिसकी भविष्यवाणी की जा रही, जिसकी भविष्यवाणी और आशंका जाहिर की जा रही है, और अगर वो आती है, अक्टूबर में टचडाउन कहा जा रहा है उसका। हाँ, अक्टूबर में, और अक्टूबर में अगर ऐसा होता है और उससे पहले एक बड़ी आबादी तक वैक्सीन नहीं पहुंची, तो हम नहीं कह सकते कि तीसरी लहर की विभीषिका कितनी बड़ी होगी, क्योंकि वो वायरस और ज्यादा म्यूटेट हो चुका होगा, जिसकी भी ज्यादा संभावना है, जिसकी संभावना ज्यादा है, क्योंकि वो एक वैक्सीन के पहले वैक्सीन के बाद ही वो कह रहे हैं कि आपको 4-6 महीने का गैप रखना है। हाँ, तो मतलब आपको वो ड्यूरेशन तो पार ही कर जाएंगे। अच्छा अंशुमान जी, इस बातचीत पे चल रहे हैं हम लोग, तो इस बातचीत में एक जीएसटी काउंसिल भी जोड़ लेते हैं जी। मतलब राज्यों में आप जिस राज्य में पैदा हुए उस राज्य का मतलब उस राज्य की माली हालत और इस पर पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम डिपेंड कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और मेरी पर्सनल अगर राय जानी जाए तो मैं इसको वही कहूंगा कि आप नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत पूरे देश को एक साथ वैक्सीन लगाए, केंद्र लगाए, राज्यों से कोटा, वो तरीका तो वही होना चाहिए जिसमें राज्यों में झगड़ा ना हो, जो झगड़ा जीएसटी काउंसिल में चल रहा है, जिसका हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। 28 मई को मीटिंग है अंशुमान जी, और मेरा सीधा सा सवाल है, पेट्रोल डीजल इस बार जीएसटी काउंसिल में आने वाला है कि नहीं आने वाला है? दवाई ववाई तो आने वाली, इतना तो पक्का तय हो चुका है। जीएसटी काउंसिल की यह बैठक कई मामलों में बड़ी दिलचस्प है, केंद्र राज्य संबंधों के हिसाब से, फेडरलिज्म के हिसाब से। पहली चीज तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा ना कि इसकी पृष्ठभूमि अक्टूबर का वो युद्धक वाली वो जो जुझारू जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी, जिसमें राज्य सरकारों ने बगावत कर दी थी और सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे, और उसके बाद केंद्र सरकार मजबूर हुई थी राज्य सरकारों के लिए कर्ज लेने के लिए, क्योंकि केंद्र ने पिछले साल मना कर दिया था कि एक्ट ऑफ गॉड है, हमारे पास रेवेन्यू नहीं है, हम आपको कंपेंसेट नहीं कर सकते, आप जाइए बाजार से कर्ज लेकर आइए। फिर वो सारा किस्सा पब्लिक डोमेन में है, हम लोगों ने भी उस पर कई बार चर्चा की थी। उसके बाद से जीएसटी काउंसिल की हिम्मत नहीं पड़ी बैठने की, अक्टूबर से अभी तक। हम मई में इतने महीने बाद, इतने लंबे समय के बाद जीएसटी काउंसिल की बैठक देखने वाले हैं, जिसकी सूचना भी वित्त मंत्रालय की तरफ से मिली है। यह बैठक खासी महत्वपूर्ण, खासी संवेदनशील होने वाली है दो बड़ी परिस्थितियों में। पहली तो चीज जो आप कह रहे हैं, पेट्रोल डीजल तो खैर इसके दायरे में लाए जाने की संभावना दूर दूर तक, क्या मुझे अगले 2-3 साल तक नहीं लगती किसी भी तरह से। हम लोगों ने भी डिस्कस किया कि जितना बुरा हालत गवर्नमेंट के रेवेन्यूज का है, स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यूज का है, आप ये मान के चलिए कि अगर कच्चे तेल की कीमत दुनिया के बाजार में $55 पर बैरल भी हो जाए, तब भी हम $100 का ही पेट्रोल खरीदेंगे। हमें इससे कोई राहत, कोई निजात, चुनाव के केवल 1-2 महीने छोड़ दिया जाए तो बाद में इकट्ठा वसूल लिया जाएगा, जैसा हम देख रहे हैं कि हर हफ्ते वसूला जा रहा है हमसे। तो पेट्रोल डीजल तो कहीं है नहीं, रियल एस्टेट कहीं नहीं है। इस बैठक में एक चीज जिस बात पर दबाव बन रहा है, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार तैयार होंगे कि नहीं होंगे, वो ये होगा कि कोविड की जो सप्लाईज है उन पर ड्यूटी घटाई जाए, जीएसटी कम किया जाए, दवाओं पर, सैनिटाइजर पर, ऑक्सीजन पर, मास्क पर, ऑक्सीजन सिलेंडर पर, वैक्सीन पर। ये एक मुद्दा होगा जो जीएसटी काउंसिल के एजेंडे पर होगा। पता नहीं केंद्र सरकार, राज्य सरकार इस पर कितनी सहमत होंगी और इसे कम करने की बात करेंगी कि नहीं करेंगी। दो जो सबसे ज्वलंत मुद्दे, यानी अक्टूबर का जो एक्सटेंडेड एजेंडा है, वो इस बैठक में ज्यादा बड़ा होने वाला। पहली चीज ये कि जीएसटी में केंद्र सरकार के राज्यों को दिए जाने वाले कंपेंसेशन, यानी जो टैक्स, जो नुकसान उनको जीएसटी में होने वाला था उसका जो बीमा किया गया, वो पॉलिसी अगले साल मैच्योर हो जाएगी 2022 में जी। अब यहां से उल्टी गिनती शुरू होती है कि क्या केंद्र सरकार और जीएसटी काउंसिल में राज्य इस बात के लिए दबाव बनाएंगे कि जब तक ये कोविड की मंदी का असर खत्म नहीं हो जाता, तब तक उन्हें जो नुकसान की भरपाई की गारंटी दी गई उसे और बढ़ाया जाए, 3 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए। अभी ना तो केंद्र की तरफ से इसका कोई संकेत नहीं आया है। हम लोग अर्थात में एक बार इस पर बात कर चुके हैं, जो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है पूरा इसी मुद्दे के ऊपर। फिनांस कमीशन ने अपनी सिफारिश में भी, अपनी रिपोर्ट में भी इसकी कोई सिफारिश नहीं की कि राज्यों को जो कंपेंसेशन 5 साल के लिए मिलना था जीएसटी लागू होने के बाद, उसे आगे बढ़ाया जाना कि नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। इसमें एक पेच ये है कि केंद्र सरकार ने जो कंपेंसेशन सेस लगाया था, यानी जो राज्यों को टैक्स से होने वाला नुकसान, उसकी भरपाई के लिए केंद्र सरकार हमसे एक और टैक्स वसूलती है जिसको सेस कहते हैं। उसका नाम कंपेंसेशन सेस है, मतलब हमारे ऊपर ही लग रहा है वो। उसके बदले राज्यों को जो नुकसान होता है उसकी भरपाई की जाती है। जीएसटी काउंसिल की सहमति से वित्त मंत्रालय ने, वो केंद्र सरकार लगाती है, वित्त मंत्रालय ने जीएसटी काउंसिल को राजी करके उस सेस को 2024 तक बढ़ा लिया था।
बढ़ाने की छूट ले ली थी, यानी 2022 की जगह वो 2024 तक लगाया जा सकता है। तो एक अंदाजे लगाया जा रहा है कि अगर सिर्फ 2024 तक जिंदा रहेगा तो कंपेंसेशन भी 2024 तक मिलता रहेगा, इस बात की संभावना हमें दिखाई देती। तो एक तो ये एजेंडा है, इस पर क्या चर्चा शुरू होती है, एक बैठक में फैसला नहीं हो जाएगा, लेकिन क्या एजेंडा बनता है, आने वाली बैठकों में क्या चर्चा होती नहीं तो, लेकिन सरकार जीएसटी काउंसिल को अगस्त से सितंबर तक इस पर निर्णय करना पड़ेगा, ताकि राज्य सरकारों को पता रहे कि अगले साल उनके सर पर कंपेंसेशन न मिलने का अगर बम फटा तो वो कहां जाएंगे। दूसरी चीज है कि इस साल के कंपेंसेशन का क्या होगा। पिछले साल है ही अभी अधर में, अभी वो अधर में लटका हुआ है। पिछले साल एक्ट ऑफ गॉड के नाम से केंद्र सरकार कुछ नहीं दे सकी, उसने कहा जाइए राज्यों से कर्ज लीजिए, फिर बवाल हुआ, फिर केंद्र सरकार ने स्पेशल विंडो खुलवाई आरबीआई से और पैसा दिलवाया। इस साल भी क्या वही करना होगा। इस साल क्या राज्यों को जितना कंपेंसेशन कमिटेड है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो उन्हें फिर उन्हें कर्ज लेने के लिए केंद्र सरकार आगे जाएगी कि क्या रास्ता खोलेगी। कि राज्यों को जो नुकसान जीएसटी के में हो रहा है इस लॉकडाउन के कारण और उसके बाद आगे आने वाली मंदी को लेकर, इसका क्या असर होगा, ये इसका जीएसटी काउंसिल की बैठक में दिखाई देगा। और ये सीधे तार इसके उस बात से जुड़ते हैं जिस पर हमने पहले चर्चा की कि राज्यों के बजट का क्या होगा, और जो बजट का होगा वही हमारे वैक्सीनेशन कार्यक्रम का होगा और कोविड से राहत, कोविड से बचाव के कार्यक्रम का होगा। एक तरफ राज्य सरकारें 1000 रुपए, 1200 रुपए, ये भत्ते वो भत्ते इनकी घोषणा करती चली जा रही हैं, अलग अलग राज्य सरकारें, कि जो इनको हम 1000 रुपए का भत्ता देंगे, 1500 रुपए का भत्ता देंगे। दूसरी तरफ उनके पास वैक्सीनेशन के फंड्स नहीं है। तो इसलिए जीएसटी काउंसिल की बैठक का राजनीतिक संतुलन तो जीएसटी काउंसिल का बिगड़ ही चुका है। हमने आपको चर्चा भी की थी क्योंकि पहले जीएसटी काउंसिल में जो निर्णायक बहुमत जो था वो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के पास था, यानी केंद्र सरकार कमांड करती थी डायरेक्टली। अब बड़े राज्य विपक्ष के पास हैं राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो उन बड़े राज्यों का दबाव जीएसटी काउंसिल को कैसे ऑपरेट करेगा, जीएसटी काउंसिल में राज्यों का एजेंडा चलेगा या केंद्र सरकार का एजेंडा चलेगा, ये सब 28 मई की बैठक में होगा। हमारी निगाह उस पर रहेगी। राज्यों को भी पता है अंशुमान जी ना, कि उनको पता है कि यार वैक्सीन अभी है नहीं हमारे पास, वैक्सीन हम प्रोक्योर कर भी नहीं सकते हैं। वो ग्लोबल टेंडर निकालने तक के टाइप की जो मसल फ्लेक्सिंग है वो कर रहे हैं वो, कि साहब हम लेकिन आप जब उनसे बोलेंगे कि साहब बोला तो बहुत लेकिन कहा क्या, हाँ, जब उनसे ये सवाल करेंगे तो उनको पता है कि हम कुछ नहीं कर सकते वैक्सीन के नाम पे। इसलिए मेरे ख्याल से वो इस तरह के स्टेप्स उठा रही हैं कि 2000 रुपए, 1500 रुपए भत्ता दे देना, इस तरह के छोटे स्टेप्स उठा के वो कम से कम ये इंश्योर कर रहे हैं कि लोगों के हाथ में थोड़ा पैसा पहुंचे और वो काम करते दिखें, भले वो पैसा कितना भी नाकाफी हो। लेकिन ये टोकनिज्म का कोई फायदा नहीं है। 2000 रुपए का 1500 ये प्रतीकवाद भारत में स्कीमों का इसका कोई मतलब नहीं होता। 500 रुपए, 1500 रुपए आप दे दीजिए, 200 रुपए आदमी को दे दीजिए, उसकी 3 दिन की दिहाड़ी के बराबर भी नहीं है। इस प्रतीकवाद से ज्यादा ये कि उसको वैक्सीन लगाइए, वो अपनी और लॉकडाउन हटाइए, उसको जो काम मिलेगा वो काम करना शुरू करेगा। पर दिक्कत क्या, ग्लोबल टेंडर का भी बड़ी अजीब सी कहानी। ग्लोबल टेंडर के लिए ग्लोब में वैक्सीन कहाँ है? अमेरिका और यूरोप के देश तो अपने बाजार को बढ़ा चुके हैं वैक्सीन के, उन्होंने तो बच्चों को भी शामिल कर लिया है। मतलब जो उनके पास ये सब इतना ज्यादा कठिन है। मतलब आप सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया में अंशुमान जी जुलाई से वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर रहा था, जुलाई 2020 से मैन्युफैक्चर कर रहा था जब ट्रायल चला था एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के। तब तक कोई डील नहीं, कोई प्रोक्योरमेंट की बातचीत नहीं हुई। अब उसने भेजना शुरू कर दिया, तब हल्ला मचा, तब उनको लगा कि यार अब ओपन किया जाए। तो वो तो मैंने आपसे कहा है कि जब एक बड़ी पॉलिसी एक बड़े टॉप लेवल पर फेल होती है ना, तो उसका जो रिपल इफेक्ट होता है वो बहुत लंबा होता है। और वो रिपल इफेक्ट हमें भारत को वैक्सीनेशन पॉलिसी का ह्यूमंगस फेल्योर, मेगा फेल्योर, भारत को अंतरराष्ट्रीय बाजार में उबरने में और मंदी से बाहर निकलने में भारत की जो कोशिश है उसको कम से कम 1.5 से 2 साल पीछे कर देगा। यानी हमारी प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाएं हमसे करीब 1 साल, 12 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 14 महीने पहले वैक्सीन लगाकर मंदी से बाहर निकल जाएंगे, और हम इसी में लड़ते रहेंगे कि किस राज्य में कितनी वैक्सीन लगी। तो वो स्थिति तो सामने दिखाई दे रही है। आखिरी खबर आज की अंशुमान जी, इन्फ्लेशन का डेटा आया है होलसेल का 10.49, और पिछले साल अगर ईयर टू ईयर बेसिस पे साल दर साल अगर आप कंपैरिजन करें तो भी बढ़ा हुआ है, और महीने दर महीने कंपेयर करें तो भी बढ़ा हुआ है। कह रहे हैं कि साहब पेट्रोल का और ऑयल वगैरह में जो भी बढ़ोतरी देखी गई थी उसका असर दिखा है। होलसेल प्राइस इंडेक्स इतना है, कुछ दिनों पहले रिटेल का आया था डेटा। मिला जुला के स्थितियां तो और ज्यादा कठिन होने वाली हैं। हाँ,
ये सरप्राइजिंग है बहुत सारे लोगों के लिए, किसी को उम्मीद नहीं थी। जो मार्केट में लोग सर्वे करते हैं और जो हमारे पास नंबर्स आते हैं पहले कि इन्फ्लेशन का नंबर कितना होगा, ज्यादातर लोग ये मान रहे थे कि 7.5-8%, 8.5% के पास होगा। किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि ये इन्फ्लेशन डबल डिजिट में पहुंच जाएगी, ऑलमोस्ट 10.5% से ऊपर निकल जाएगी। और इस इन्फ्लेशन में के साथ एक और महत्वपूर्ण बात है, बेस इफेक्ट का तो जो असर थोड़ा बहुत है वो है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो हमारे लिए समझने वाली है कि इस इन्फ्लेशन के भीतर बहुत बड़ी चुनौती दिखाई दे रही। अगर आप मोटे तौर पर हमारी जेब के हिसाब से देखें, हमारे खर्चा पानी के हिसाब से देखें, तो 4-5 ऐसी चीजें जिनके कारण महंगाई बढ़ी। पेट्रोल डीजल की बढ़ोतरी जैसे सरकार जानबूझकर बढ़ा रही थी, और हमने आपसे कहा था कि ये संवेदनहीनता है। पेट्रोल डीजल की इन्फ्लेशन, जिसको हम फ्यूल इन्फ्लेशन कहते हैं, वो अगर आप मंथ ऑन मंथ बेसिस पर देखें, मतलब अगर आप फरवरी, मार्च और अप्रैल के आंकड़े को देखने की कोशिश करें, तो आप 2% थी फरवरी में, 10.25% हुई, 10.25% हुई मार्च में, और 20.94%, 21% की इन्फ्लेशन पेट्रोल डीजल की कीमतों में। केवल सरकार का आंकड़ा बता रहा है, जो WPI का आंकड़ा, जो कि अंडर एस्टिमेट करता है हर तरह से इन्फ्लेशन को। ये सबसे बुनियादी वजह है जिसके कारण महंगाई का आंकड़ा अचानक इस मंदी के बीच स्टैगफ्लेशन के खतरे के बीच डबल डिजिट के पास पहुंच गया। फूड इन्फ्लेशन अगर आप मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखें तो 3.58% थी, फिर 5.28% थी, और अब करीब 9% के आसपास आ गई है। जो प्रमुख तौर पर दालें, खाने वाला तेल, जिस पर हम कल चर्चा कर चुके हैं, और कल हम लोगों ने अपने यहाँ चर्चा भी की थी कि दाल की महंगाई बढ़ रही है, इसलिए सरकार ने दाल का इंपोर्ट खोल दिया है, जिस पर हमने कल इसी बात पर चर्चा की थी। तो दालें, खाद्य तेल और पेट्रोल डीजल, ये 3 बड़े खलनायक हैं जिनके कारण महंगाई की दर प्रत्यक्ष रूप से थोक महंगाई की दर हमें बढ़ती दिखाई दे रही है। इसके पीछे जो परोक्ष रूप से भीतर की चीज है वो ये भी है कि पूरी दुनिया में कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ने लगे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में ग्रोथ वापस लौट रही है। वैक्सीन लगने के साथ साथ बाजार खुल रहे हैं, मास्क हटाने की शर्तें खत्म हो रही हैं, नॉर्मल सामान्य जनजीवन लौट रहा है, तो डिमांड बढ़ रही है। इसलिए पूरी दुनिया में जितनी कमोडिटीज हैं उनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, चाहे वो क्रूड हो, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो नॉन फेरस मेटल हो, इवन एग्रीकल्चर कमोडिटीज के भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। उनका सबका असर हमें भारत में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स पे, जो निर्मित उत्पाद हैं, उनकी लागत पर दिखाई देता है, क्योंकि जब वहां से कच्चा माल महंगा होता है तो यहाँ भी उनकी चीजें बढ़ती। तो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की कीमतें तो जनवरी से ही बढ़ना शुरू हो गई थी, और हमने एक बार विस्तार से इस पर चर्चा भी की थी कि ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, क्योंकि कंपनियों ने लागत बढ़ी तो उन्होंने कीमतें बढ़ाई। अब यहाँ से मई की तस्वीर थोड़ी और ज्यादा मुश्किल भरी दिखाई दे रही है। जो आंकड़े में दिख रहे हैं सिद्धांत, उस हिसाब से मई में महंगाई की दर इससे भी ज्यादा हो सकती है, ऐसा लगता है। जो नंबर्स अभी अगर हम कमोडिटी के प्राइसेस का ट्रेंड देखें, और अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें अगले 15 दिन में और बढ़ी, मई के अभी हमने मई में के महीने में करीब 9 बढ़ोतरी देखी है पेट्रोल डीजल की कीमतों में। इसमें अप्रैल तक का आंकड़ा हमने लिया था, अभी 9 बार बढ़ा है, और अगर आने वाले महीनों में, हफ्तों में और बढ़ा तो ये बढ़ोतरी फिर मई के आंकड़े में और रिफ्लेक्ट होगी। तो 20%, 21% की इन्फ्लेशन केवल फ्यूल प्राइसेस में है, ये और ज्यादा ट्रांसलेट होगी। तो अगले महीने हमें जब मई का आंकड़ा मिलेगा वो इससे ज्यादा खराब हो सकता है, और इसका असर अब हमें अगले खुदरा मूल्यों के आंकड़े पर भी दिखाई देगा। तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी। आप लोगों को कैसा लगा, क्या राय है, क्या सुझाव है, जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। मैं हूं साथ में अंशुमान जी, अपना ख्याल रखिएगा आप सब लोग। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।